नमस्कार, आप देख रहे हैं बोल रहा है मध्य प्रदेश। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। मध्य प्रदेश कांग्रेस के बड़े दलित नेताओं में एक फूल सिंह बरैया ने IBC 24 पर एक बड़ा बयान दे दिया। फूल सिंह बरैया ने कहा कि बीजेपी विधानसभा में 50 सीटों से ज्यादा जीती तो भोपाल के राजभवन के सामने अपने हाथ से अपना मुंह काला कर लूंगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि SC, ST, मुसलमान, सिख और ईसाई के वोट पर बीजेपी का हक नहीं है। पिछड़ा वर्ग को बीजेपी गुमराह कर रही है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बीजेपी नहीं हारी तो 140 करोड़ लोगों की ऐसी दुर्गति होगी कि भारत का नाम लेना भूल जाएंगे, यानी डराने का काम किया है। ये चुनाव मध्य प्रदेश का है, लेकिन जोड़ दिया देश से। इस समय संविधान के साथ देश को बचाना है। वही फूल सिंह ने राज्यसभा भेजे जाने को लेकर यह कहा कि पार्टी को निर्णय करना है, किसे भेजना है किसको ये नहीं, ये तो पार्टी ही तय करेगी। कांग्रेस को बहुमत की तरफ ले जाएंगे, इतना ज्यादा बहुमत मिलेगा। मैंने तो घोषणा भी कर दी है कि 50 सीटें भी अगर भाजपा जीत जाएगी मध्य प्रदेश में तो राजभवन के सामने फूल सिंह बरैया अपने हाथों से अपना मुंह काला कर लेगा। 50 भी जीतेगी तो। इधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज इंदौर में आयोजित हो रहे ऑटो एक्सपो में शामिल हुए, जहां उन्होंने घोषणा की कि अब हर साल मध्य प्रदेश में ऑटो एक्सपो का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने नवंबर में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तारीख में भी बदलाव करते हुए जानकारी दी है कि अब समिट नवंबर की जगह 7 और 8 जनवरी को होगा। साथ ही 9 जनवरी को इंदौर में भारतीय प्रवासी दिवस भी मनाया जाएगा। सीएम शिवराज ने कहा कि मई में स्टार्टअप को लेकर नई पॉलिसी घोषित होगी। साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए नई पॉलिसी लाई जाएगी। इस दौरान सीएम ने मध्य प्रदेश को लॉजिस्टिक हब बनाने की संभावना पर भी चर्चा की है। हमारे फोकस को ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कंपोनेंट हमारे फोकस सेक्टर्स में सम्मिलित है और हम बहुत जल्दी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए भी नीति ला रहे हैं। उसके कुछ मुद्दों पर मैं आज भी चर्चा करूंगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के PHE राज्य मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव जबलपुर दौरे पर रहे। उन्होंने जल जीवन मिशन योजना को लेकर अधिकारियों की बैठक ली और जिले में चल रही नल जल परियोजना की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को इस योजना को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। यादव ने कहा कि राज्य के 10,000 ऐसे गांव हैं जहां पानी की बहुत विकराल समस्या है। इस बात को लोग जानते भी हैं। इन गांवों के लिए विशेष योजना बनाई गई। साथ ही जिन गांवों में जल स्रोत उपलब्ध है वहां पर प्राथमिकता से पाइपलाइन बिछाने का काम तेजी से किया जा रहा है और आने वाले समय में प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त पेयजल उपलब्ध करा दिया जाएगा। इसके साथ ही यादव ने आरोप यह भी लगाया कांग्रेस पर कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2019 में जल जीवन मिशन योजना की शुरुआत की थी, लेकिन प्रदेश में 15 माह रही कांग्रेस सरकार ने कुछ काम नहीं किया। शिवराज सरकार के आते ही तेजी गति से जल जीवन मिशन का काम हो रहा है, जिसके कारण वर्तमान में 4000 गांव में रहने वाले लोगों को 100% नल से पानी मिल रहा है। आपने देखा होगा जब 2019 को ये घोषणा हुई थी तब उस समय मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और उस सरकार ने 1 साल तक कोई काम नहीं किया। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी 2020 में हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी बने, उन्होंने सबसे पहली प्राथमिकता पर जल जीवन मिशन को लिया। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में नियुक्तियों का दौर जारी है। इसी कड़ी में ग्वालियर में बीजेपी ने अपनी पिछड़ा वर्ग की कार्यकारिणी आज घोषित कर दी, जिसमें जिला मंत्री रवि रजक को बनाया गया है। आपको यह भी बता दें कि ये वही रवि रजक है जिन पर कोरोना की दूसरी लहर में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के आरोप में झांसी रोड थाना पुलिस ने पकड़ लिया था। आपको ध्यान है ना? फिलहाल रवि रजक जमानत पर हैं। बावजूद इसके इतने गंभीर मामले के आरोपी को बीजेपी ने अपनी कार्यकारिणी में जगह दे दी।
जब IBC 24 से इस मुद्दे को उठाया, यानी IBC 24 ने इस मुद्दे को उठाया, तो बीजेपी कह रही है कि वो इस मामले को देख रही है। अभी रवि रजक पर सिर्फ आरोप लगे हैं। मुझे उसके बारे में ये पता भी नहीं था, हालांकि बाद में पता लगा जब इन सब लोगों ने चर्चा की, और शायद उसका मामला उस समय नॉर्मल हो गया था। अब किसी तरह से उसकी हम जानकारी लेंगे और अपने वरिष्ठ जनों से भी उस बारे में बात करेंगे। इस प्रकार की गोरख धंधे पूरे मध्य प्रदेश में चल रहे हैं, वो सहकारिता से लेके आप कहीं भी ले लीजिए, तो वो कौन कर रहा है? अंततः या तो भाजपा के संरक्षण में हो रहा है या भाजपा के नेता कर रहे हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को जो समाज के विरुद्ध काम करते हैं, जब कोई राजनीतिक दल नवाजता है, इसका अर्थ यह है कि उनकी नीति और नीयत दोनों स्पष्ट हो जाते हैं। मध्य प्रदेश में 6000 पदों पर चल रही पुलिस आरक्षकों की भर्ती प्रक्रिया अब हाई कोर्ट के फैसले के अधीन रहेगी। भूतपूर्व सैनिकों की दायर 33 याचिकाओं पर आज जबलपुर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें हाई कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। सरकार ने कुल 6000 पुलिस आरक्षकों के चयन के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित की थी, जिनमें 601 पद भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित थे। आरक्षकों के कुल 6000 पदों के लिए प्रथम प्रवेश परीक्षा में 30,000 उम्मीदवारों को अगली प्रक्रिया के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया, लेकिन इनमें एक भी भूतपूर्व सैनिक शामिल नहीं है। याचिका में यह दलील दी गई है कि भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पदों को सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों से नहीं भरा जा सकता। मामले की अगली सुनवाई 5 मई को होनी है। सर्विसमैन का चयन होना था, वहां सारे के सारे दूसरे चयनित कर दिए गए। इस बात पे न्यायमूर्ति ने आज मेरी बहस सुनकर उन्होंने नोटिस जारी किया और 5 मई को टॉप ऑफ द लिस्ट में प्रकरण सुनवाई में आएगा। मध्य प्रदेश की बात तो हो ही रही है, तो इसी बात को आगे बढ़ा देते हैं। मध्य प्रदेश में शासकीय वकीलों की नियुक्ति में आरक्षण की मांग करने वाली याचिका जबलपुर हाई कोर्ट ने आज खारिज कर दी है। हाई कोर्ट ने शासकीय वकीलों के पद को नियमित पद नहीं माना है और सरकार को इसमें आरक्षण लागू करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया। ध्यान दीजिएगा, सरकार को इसमें आरक्षण नहीं करने का आदेश दिया, यानी इनकार कर दिया है कि आरक्षण इसमें नहीं होगा। हाई कोर्ट ने कहा कि अगर सरकार चाहे तो वो शासकीय वकीलों की नियुक्तियों में आरक्षण दे सकती है, लेकिन वो इसका आदेश जारी नहीं करेगी। हालांकि अब याचिकाकर्ता जबलपुर हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रहे हैं। शासकीय अधिवक्ता का पद है, ये मतलब एक रेगुलर पद नहीं है और इस संबंध में सरकार चाहे तो आरक्षण लागू कर सकती है, लेकिन एक कोर्ट आरक्षण नियम लागू करने के लिए शासन को निर्देशित नहीं कर सकती है। इस प्रकार का उन्होंने ये आदेश दिया है, 22 पृष्ठीय आदेश है। अब इस आदेश के विरुद्ध माननीय डिवीजन बेंच में अपील की जाएगी। खरगोन के 6 अवैध हथियार फैक्ट्रियों पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 17 अवैध पिस्टल समेत हथियार बनाने के सामान जब्त किए। साथ ही 7 आरोपियों को अपने गिरफ्त में भी लिया। लेकिन जरा सोचिएगा कि 6 अवैध हथियार की फैक्ट्रियां चलती रही और स्थानीय थानों को कानों कान खबर नहीं हुई, उसके बाद कुछ भी हो जा रहा है, तो जिम्मेदार कौन है? ये इंटेलिजेंस फेल नहीं तो और क्या है? ये सवाल है खरगोन की जनता से, जरा आप भी समझिए। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। गिरफ्तार आरोपियों में तूफान सिंह भी शामिल है, जिसने खरगोन एसपी पर हमला करने के लिए आरोपी को पिस्टल सप्लाई की थी। और आपको IBC 24 ये बताना चाहता है कि आरोपी तूफान सिंह पर पहले से आर्म्स एक्ट के 6 केस चल रहे हैं। 4 टीमें बनाई और थाना गोगावा के ग्राम सिंगनूर में दबिश दी गई और इस दबिश में कुल 6 जो हथियार बनाने की फैक्ट्री मिली है और साथ ही 17 पिस्टल बरामद की गई है। इसमें कुल 7 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें आरोपी तूफान सिंह भी शामिल है। ग्वालियर के जीवाजी विश्वविद्यालय के केनरा बैंक के खाते से 14 लाख रुपए के फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है, जिसके बाद यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने FIR दर्ज करवाई है। दरअसल जिन चेक नंबर से राशि निकाली गई है
वो सभी चेक विश्वविद्यालय प्रबंधन के पास सुरक्षित हैं। इस मामले में बैंक और यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों की मिली भगत की आशंका जताई जा रही है। साइबर क्राइम की बात हो रही है। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि इसमें चेक क्लोनिंग का मामला सामने आ रहा है कि चेक क्लोन किया गया है और पैसा निकाला गया है। तो हमने पुलिस थाने में उसकी रिपोर्ट दे दी है। अब वो अपने जो भी साइबर जो है वो क्राइम इन्वेस्टिगेशन जो टीम है वो क्राइम इन्वेस्टिगेशन करेगी। उसमें विश्वविद्यालय ने प्रथम दृष्टया जो है अपनी तरफ से जो है FIR कराई है कि हमारे साथ जो धोखा हुआ है। जैसे धुआं धीरे धीरे आसमान में गुम हो जाता है, ठीक वैसे ही धीरे धीरे ग्वालियर की 15 पहाड़ियां पिछले 2 दशक से गायब हो गई हैं। और इस काम को हमारे सिस्टम के अफसरों की लापरवाही ने अंजाम दिया है। आखिर क्या है पूरा मामला? अगर आपको सच में जानना है तो आप हमारी इस रिपोर्ट को देखिए। पहाड़ियों का गुनहगार कौन? किसने पहाड़ियों का अस्तित्व किया खत्म? किसने हरियाली को उजाड़ा? सरकारी महकमे के अफसर कितने लापरवाह होते हैं, इसका बेहतरीन एग्जाम्पल ग्वालियर में देखने को मिला है। दरअसल ग्वालियर जिले में महलगांव पहाड़ी, कैंसर पहाड़ी, मोतीझील कृष्णानगर पहाड़ी, सत्यनारायण की टेकरी, गोल पहाड़िया, सिरोल पहाड़ी, रक्कास पहाड़ी और जौरासी की पहाड़ी समेत कुल 15 पहाड़ियां हैं जो 2 दशक पहले हरी भरी हुआ करती थी। लेकिन इन पहाड़ियों को प्रशासनिक अफसरों और वन विभाग के अफसरों की लापरवाही ने गायब कर दिया है। इन पहाड़ियों के ज्यादातर हिस्से पर अवैध कब्जे हो चुके हैं। हजारों लोगों के घर बन चुके हैं। कभी भूमाफियाओं ने अफसरों से मिली भगत कर नोटरी के नाम पर जगह बेचकर लोगों को बसाया, तो कभी कुछ लोगों ने अपने आप ही कब्जा कर लिया। किसी ने रोकने की जहमत ही नहीं उठाई। इसलिए धीरे धीरे कब्जा इस स्तर तक हो चुका है कि अब इन पहाड़ियों का अस्तित्व नजर नहीं आता। अब नजर आता है तो सिर्फ और सिर्फ अतिक्रमण। वहीं कब्जाधारियों के अपने अलग तर्क हैं। हम तो जगह का कब्जा चाहते हैं। कितने साल 10-12 साल से रह रहे हो। मंदिर तो पुश्तैनी बने हैं यहाँ पे हमारे। तो मतलब हमारा सुनवाई हुई, कलेक्टर पे कागज भी जमा करके आए हैं, फिर भी कुछ नहीं हुआ अभी। अब चाहते तो यही है कि अपने को स्थायी जगह मिल जाए रहने के लिए। फॉरेस्ट वाले भी परेशान करते हैं कभी कभी। इस चक्कर में अपन भी चाहते सरकार से विनय करते हैं कि अपन को स्थायी जगह मिल जाए। साल 2016 में कोर्ट के आदेश पर मोतीझील कृष्णानगर पहाड़ी से 250 और रहमत नगर पहाड़ी से 400 अतिक्रमणकारी हटाए गए थे। लेकिन बाद में अफसरों की नींद में होने के कारण फिर से कब्जाधारी बस गए। यानी कोर्ट ने आदेश दिया तब जागे और कुछ समय बाद फिर सो गए। अतिक्रमण को लेकर वन विभाग के वर्तमान SDO राजीव कौशल तो इस कदर गुमनाम है कि उन्हें मामले में कुछ भी बोलने से साफ मना कर दिया। बेशर्मी दिखाते हुए चलते बने। हालांकि मामले में कलेक्टर ने संवेदनशीलता दिखाते हुए इसे गंभीर विषय बताया और कहा कि सिरोल पहाड़ी, रक्कास पहाड़ी और जौरासी की पहाड़ियों को अतिक्रमण मुक्त करवा चुके हैं। जल्द ही अन्य पहाड़ियों को भी अतिक्रमण मुक्त कराकर हरा भरा किया जाएगा। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ समन्वय करके और इसका एक विशेष अभियान चलाएंगे। इन पहाड़ियों पर हजारों लोग बसे हैं। जाहिर है वोट बैंक है, तो कब्जा हटाने को लेकर जनप्रतिनिधि भी गंभीर कम हैं। एक दूसरे पर आरोप लगाने में ज्यादा मशगूल है। बीजेपी कब्जे को कांग्रेस के शासन में होने वाला बता रही है, तो कांग्रेस बीजेपी के जरूरत है कि अधिक से अधिक वृक्ष लगें, इससे पर्यावरण का संतुलन बना रहेगा। और आज देखने को मिला है कि फॉरेस्ट की जो पहाड़ियां हैं उन पर लोगों ने, भूमाफियों ने कब्जा कर लिया है, उन पर कब्जा कर रहे हैं। सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही और रोज की रोज जमीनें सरकारी गिरती जा रही है। सरकार का ध्यान उस तरफ नहीं है। हमारी जो वन क्षेत्र की भूमि है, जो हरियाली, वो भी शहर की कम हो रही है। बिल्कुल संकल्प के साथ में, दृढ़ संकल्प के साथ में कि हमको अतिक्रमण से इन पहाड़ियों को मुक्त कराना है। इस संबंध में मैं प्रभारी मंत्री से भी बात करूंगा और कलेक्टर से भी बात करूंगा। 2 दशक पहले हरी भरी पहाड़ियों से गुलजार ग्वालियर में जहां देखते थे वहां हरियाली नजर आती थी। लेकिन अब पहाड़ों पर दरख्तों की जगह कंक्रीट अतिक्रमण ने ले ली है। किसी भी शहर के आसपास के पहाड़ियों पर मौजूद जंगल को बचाने की सरकार और सिस्टम के अफसरों पर अहम जिम्मेदारी होती है। सरकार हरियाली कायम रखने का दावा भी करती है, लेकिन रोजाना ऑफिस पहुंचने वाले अफसरों को इसकी तनिक भी चिंता नहीं है। वो ऑफिस तो जाते हैं, लेकिन उन्हें अपने विभाग का काम करने से जाने क्यों बेरुखी है। तभी तो 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 15 पहाड़ियों पर अतिक्रमण हो जाता है। यहाँ तक कि अब करीब करीब नामो निशान तक मिट गया है।
वैसे जंगल में वन्य जीवों की वजह से ही इकोसिस्टम कायम रहता है और इकोसिस्टम मानव जीवन के लिए ऑक्सीजन की तरह है। इसलिए जरूरी है वन विभाग और प्रशासन पहाड़ियों पर जंगल को उजाड़ने से रोके, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब हम एक सांस लेने के लिए तरस जाएंगे। ग्वालियर से नासिर गौरी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के नतीजे आज घोषित कर दिए। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने एक साथ दोनों कक्षाओं के रिजल्ट ऑनलाइन जारी किए हैं। परीक्षा नतीजों में 10वीं में दमोह तो 12वीं में रिजल्ट में अलीराजपुर जिले ने बाजी मारी है। नतीजों में इस बार भी लड़कियों ने बाजी मारी है। छतरपुर की नैन्सी दुबे जहां 10वीं टॉपर बनी तो वहीं सतना की शुचिता पांडे सेकंड टॉपर रही। राजगढ़ के पार्थ नारायण शर्मा को दूसरा स्थान मिला, यानी 2 स्थान पर 2 लोग रहे। नरसिंहपुर की दिव्यांशी मिश्रा और रीवा के आयुष मिश्रा को मेरिट लिस्ट में तीसरा स्थान मिला। 12वीं की अगर बात करें तो परीक्षा की अगर बात की जाए तो श्योपुर की प्रगति मित्तल 12वीं की मैथ्स टॉपर रही हैं। मुरैना की खुशबू ये कॉमर्स टॉपर रही हैं। सागर की इशिता दुबे ये आर्ट्स टॉपर रही हैं। शाजापुर की दिव्यता पटेल ये बायो टॉपर रही हैं। ये फेहरिस्त बहुत लंबी है। सामान्य रिजल्ट है। जैसा कोरोना को देखते हुए जिस प्रकार की अपेक्षाएं थी, हमको भी लग रहा था कि पढ़ाई निश्चित रूप से प्रभावित हुई है। हालांकि हमारे विद्यार्थियों ने खूब मेहनत की थी। रुक जाना नई योजना हमारी पुरानी योजना है और वो इस साल भी हम करेंगे कि जो असफल विद्यार्थी हुए हैं, बेटे बेटियां असफल रहे हैं, वो फिर से उसमें बैठ सकते हैं, बैठ करके फिर से अपना रिजल्ट सुधार सकते हैं। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय चैनल IBC 24 हमेशा जन सरोकार के लिए जाना जाता है और आगे भी हम इसी के लिए जाने जाते रहेंगे। इसी कड़ी में IBC 24 की ओर से इस साल फिर 12वीं के टॉपर्स को जून के पहले हफ्ते में स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप दी जाएगी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के हर जिले के टॉपर बेटियों को 50-50 हजार रुपए और 12वीं में प्रदेश में टॉप करने वाली छात्रा को 1 लाख की विशेष स्वर्ण शारदा छात्रवृत्ति मिलेगी। स्टेट टॉपर के स्कूल को भी 1 लाख रुपए का विशेष सम्मान दिया जाएगा। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के 10 संभाग और छत्तीसगढ़ के 5 संभाग में टॉप करने वाले छात्रों को 50-50 हजार की स्कॉलरशिप राशि दी जाएगी। इस बात का खुद ऐलान आज IBC 24 के चेयरमैन ने किया। बारहवीं बोर्ड के नतीजे आए हैं। इस परीक्षा में सफल होने वाले सभी छात्रों को, छात्राओं को मेरी ओर से बधाई और शुभकामनाएं। मैं जिलों और स्टेट में टॉप करने वाली बेटियों को दोहरी बधाई देना चाहूँगा। एक तो उनकी कामयाबी की और दूसरी IBC 24 स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप का हकदार बनने की। कोविड के बाद मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी स्कॉलरशिप के रूप में प्रतिष्ठित IBC 24 स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप को इस साल पुनः शुरू करने जा रहे हैं। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि इस साल जून के पहले हफ्ते में IBC 24 स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप समारोह का आयोजन हम करने जा रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश की सभी जिलों की टॉपर बेटियों और संभाग के टॉपर बेटों को भी हम 50-50 हजार रुपये की स्कॉलरशिप देंगे। साथ ही स्टेट टॉपर और स्कूल को 1-1 लाख रुपए की राशि पूर्ववत प्रदान की जाएगी। और मैं पुनः आप सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और इस खबर के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए IBC 24 के साथ।